हेलो स्टूडेंट, आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर में नया टॉपिक पढ़ेंगे, घड़ी की सुइयों का घूर्णन। अब घड़ी की सुइयों का घूर्णन क्या है? घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई अपना पूरा एक चक्कर पूरा करती है और इस दशा में कितने अंश का कोण बनता है? 360 डिग्री का। अब ले लीजिए घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर क्या होगा? 60 मिनट में कितना कोण बन रहा? 360। 1 मिनट में कितना बनेगा? 360 बटे 60। 0 0 कैंसिल होगा, 6 6 36। यहाँ पर घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण आ गया 6 डिग्री। अब इसी प्रकार घड़ी की घंटे वाली सुई, घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण। घड़ी की घंटे वाली सुई द्वारा 12 घंटे में पूरा एक चक्कर पूरा करेगी। इस दशा में कोण कितना बनेगा? 360 डिग्री। इसलिए घड़ी की घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में बनाया गया कोण। 1 घंटे में बनाया गया कोण क्या होगा? 360 बटे 12 घंटे में बनाया गया कोण 360 है, तो 1 घंटे में बनाया गया कोण होगा 360 बटे 12। 12 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 30 डिग्री। तो ये आ गया घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण है 30 डिग्री। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में यानी 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री। इसी प्रकार घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। 1 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा? 30 डिग्री है। 30 डिग्री बटे 60, तो 30 बटे 60 यानी 1 बटे 2 डिग्री। ये आ गया घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण आ गया 1 बटे 2 डिग्री। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण है 30 डिग्री। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण आ गया 1 बटे 2 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आइए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी? त्रिज्यखंड के शेप में बनेगी। हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। चूंकि घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? 6 डिग्री होता है। अतः घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा? 6 गुणे 5 यानी 30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा बराबर मिल गया हमको 30 डिग्री। अब निकालना है घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है? 30 बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7। आर का मान कितना है? 14।
0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से भाग देंगे, 1/12 आएगा। 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। 7 से भाग देंगे 14 में 2 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 12 में 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 22 में 11 बार जाएगा, 2 तिहाई 6। अब देखिए क्या आएगा, 11 गुणे 14/3। 11 का 14 में गुणा करेंगे, 11 चौको 44, हासिल क्या आएगा 4, 11 एकम 11 और 4 क्या होगा 15। तो ये आ गया 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आ गया 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 1/4 PQRA है, अर्धवृत्त का व्यास PR है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो अर्धवृत्त बना है इसका व्यास क्या है PR। तो सबसे पहले हम अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या मानते हैं, कैपिटल R, और चतुर्थांश की त्रिज्या क्या मानते हैं, स्मॉल r। स्मॉल r हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां पर देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। PR का वर्ग बराबर PQ का मान क्या है 14 है, QR का मान भी क्या है 14 है। PR का वर्ग बराबर 14 का वर्ग 196 प्लस 196। तो यहां से देखिए PR का वर्ग बराबर आ जाएगा 2 गुणे 196। दोनों पक्षों में क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर। जब हम वर्गमूल लेंगे तो देखिए क्या होगा, PR बराबर आ जाएगा वर्गमूल 2 गुणे 196। 196 को 14 गुणे 14 लिखेंगे तो यहां से PR बराबर आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो ये अर्धवृत्त का व्यास हमें मिल गया, PR बराबर 14√2। अब निकालना है अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर क्या होगा, व्यास का आधा होगा PR/2, 14√2/2। तो यहां से अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में वृत्तखंड PRAP का क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वृत्तखंड PRAP का क्षेत्रफल। वृत्तखंड PRAP का क्षेत्रफल, वृत्तखंड PRAP का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, चतुर्थांश। देखिए PRAP का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम चतुर्थांश PQRAP के क्षेत्रफल में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो वृत्तखंड PRAP का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्तखंड PRAP का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश, क्या है चतुर्थांश, PQRAP, या चतुर्थांश PQRAP का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। हम जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का जो चतुर्थांश होता है वो वृत्त का 1/4 भाग होता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे QR इंटू ऊंचाई क्या है PQ। अब आइए मान रखते हैं 1/4, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r का मान देखिए क्या है 14, 14 का स्क्वायर होगा माइनस 1/2 गुणे QR का मान 14 है और PQ का मान भी क्या है 14। अब आइए 1/4 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 माइनस
1/2 गुणे 14 है गुणे 14। अब इसको कट करिए, 7 से भाग देंगे 14 में 2 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 22 में 11 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से भाग देंगे 14 में 7 बार जाएगा, तो देखिए ये आएगा 11 गुणे 14 है माइनस 7 गुणे 14 है। 11 गुणे 14 करेंगे, 14 एकम 14, हाँ से ले 14 एकम 14 और 1 15, 154, 14 सत्ते 98। जब हम 154 में 98 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 56 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या प्राप्त हो गया हमें, वृत्तखंड PRAP का क्षेत्रफल आ गया हमें कितना, 56 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त PRBP के क्षेत्रफल में वृत्तखंड PRAP के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड PRAP का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में यदि हम वृत्तखंड PRAP का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो यहां से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे पाई r स्क्वायर होगा। अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। वृत्तखंड PRAP का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया है 56 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 1/2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान क्या होगा 7√2, 56। अब देखिए 7√2 है, यानी इसका कितनी बार गुणा होगा, वर्ग है 2 बार गुणा होगा, 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56। अब अगले स्टेप में देखिए 7 से 7 कैंसिल होगा, ये 11 आ जाएगा, 11 गुणे 7, √2 इंटू √2 क्या आएगा 2 आएगा, 11 गुणे 14 है माइनस 56, 11 गुणे 14 करेंगे 154 आएगा माइनस 56, घटाने पर कितना आएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। Hello student, good afternoon. Myself Sanil, teacher of Shivaji Group of Institution. I am going to explain the chapter is magnetic effect of current. Of which is class 10 in Hindi medium. जैसा कि मैं आपको इस चैप्टर के बारे में मैग्नेट के बारे में बता चुका हूँ, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। आज का टॉपिक है ऑस्टेट का प्रयोग। मैं इसको भी बता चुका हूँ, बट इस रिवीजन क्लास में मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑस्टेट का प्रयोग क्या है, ऑस्टेट एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि जब भी किसी भी कंडक्टर पर हम करंट को फ्लो करते हैं तो एज ए टेम्परेरी मैग्नेट का वो वर्क करता है। मींस जैसे इसमें करंट फ्लो होता है तो मैग्नेट बन जाता है। जैसे उन्होंने अपने प्रयोग में एक वायर लिया, एक कंडक्टर वायर ए और बी लिया जिसमें करंट फ्लो किया। इसे करंट फ्लो करने के लिए इसकी दोनों साइड को हम सेल से कनेक्ट करते हैं, मींस बैटरी से। बैटरी का सिंबल होता है, इससे वायर से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद इस पर एक स्विच लगाते हैं ए, देन ये हमारी क्या होती है बैटरी। अब इस बैटरी को जैसे ही आप स्विच से ऑन करते हो तो इस करंट कैरिंग वायर में पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होने लगता है। जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होता है तो ये अपने अराउंड साइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसे फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक दिक्सूचक लिया जिसे कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपास। वो कंपास क्या होता है, कंपास एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एक चुंबक की निडल होती है। चुंबक की क्या होती है, निडल होती है, जो फ्रीली होती है रोटेट करने के लिए। वो रोटेट करने के लिए क्या होती है, फ्री होती है। अब इस टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही इस कंपास को हम इस
करंट कैरिंग वायर के पास लेकर आते हैं तो ये क्या डिफ्लेक्ट होगी। अगर ये डिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और ये चुंबक का व्यवहार कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर इस कंपास में ये नीडल चुंबक है तो इसका एक साइड नॉर्थ होगा, एक साइड क्या होगा, साउथ होगा। एक साइड नॉर्थ, एक साइड साउथ होगा। और आपको बता चुका हूं कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इफ अगर नॉर्थ साइड इस पे आकर्षित हो गया तो इसका ये साइड किसका हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर नॉर्थ साइड यहाँ से रिपेल हो गया तो इस साइड कैसा हो गया, साउथ हो गया। बात यहाँ पर रिपेल और अट्रैक्शन की नहीं है, बट आपको ध्यान देना है ये कि डिफ्लेक्ट हो क्यों रहा है, क्योंकि तो वायर है ना, मैग्नेट तो है नहीं। अगर ये वायर है तो डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, डिफ्लेक्ट इसलिए हो रहा है कि ऑस्टन ने बताया कि जब किसी कंडक्टर पर करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और सेल्फ भी मैग्नेट बन जाता है, जिसे हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। तो जैसे ही कंपास को ऑस्टन ने अपने प्रयोग में कंपास को इस करंट कैरिंग वायर के पास लेकर आते हैं, तो करंट कैरिंग वायर के पास लेकर आते हैं, उन्होंने देखा कि जो उनकी निडल थी वो बिल्कुल पैरेलल थी, लेकिन जैसे ही उसे कंपास के पास लेकर आए तो डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, डिफ्लेक्ट। उनका नॉर्थ साइड नीचे आ गया और साउथ साइड क्या हो गया, ऊपर चला गया। इस निडल का नॉर्थ साइड नीचे आ गया, साउथ साइड ऊपर चला गया। इसका मतलब नॉर्थ को इस वायर ने नॉर्थ को अट्रैक्ट किया है और साउथ को रिपेल किया है। इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और साउथ को रिपेल कर रहा है, तो मींस इस कंडक्टर वायर का ये साइड साउथ है, तभी तो नॉर्थ को अटैक कर रहा है, क्योंकि ये अनलाइक चार्ज हो गए, असमान पोल जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सेम को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तभी तो साउथ को दूर कर दिया और नॉर्थ को अपनी ओर अटैक कर लिया। इससे क्या कंफर्म हुआ कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए। बट उन्होंने क्या देखा कि जब इस स्विच को ऑफ कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, ऑफ। तो जैसे ही स्विच को ऑफ करते हैं तो स्विच को ऑफ करने पर जब कंपास को फिर से लेकर आते हैं इसके पास, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस निडल में क्या कोई डिफ्लेक्ट हुआ है। देखिए यहाँ भी पैरेलल थी, यहाँ भी पैरेलल है, कोई डिफ्लेक्ट नहीं। और इसका मीन और इसका ये पता चलता है कि जैसे ही हम करंट कैरिंग वायर में करंट का फ्लो बंद करते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना ऑफ हो जाती है और वो मैग्नेट का व्यवहार नहीं रखता है। इससे पता चलता है कि करंट कैरिंग वायर क्या हो गया, टेम्परेरी मैग्नेट अस्थायी मैग्नेट होते हैं। आपको पढ़ाया है कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जो अपने चुंबक को नहीं खोलते हैं, जैसे निकेल, स्टील, कोबाल्ट। बट टेम्परेरी मैग्नेट करंट कैरिंग वायर जो अपने मैग्नेटिज्म को खो देती है, अपनी चुंबकत्व के गुण को लॉस कर देते हैं, उन्हें अस्थायी चुंबक बोलते हैं। ये एग्जाम्पल उसका भी हो सकता है। बट अभी ऑस्टन ने इस प्रयोग को दिया है, तो ऑस्टन ने अपने प्रयोग में दिया है, तो आप बता सकते हैं ऑस्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सोचा कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को हम देखते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो कब तक रहती है और कब तक नहीं रहती है। तो उसको क्या किया, एक प्रयोग में एक वायर किया, वायर को किससे कनेक्ट किया, सेल से। और जब सेल से कनेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि जैसे बैटरी से कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन करते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होने लगता है। और जैसे ही पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होता है तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगती है। बट मैग्नेटिक फील्ड को हम देख तो सकते नहीं है। इसे कंफर्म करने के लिए हम दिक् सूचक कंपास का यूज करते हैं। कंपास में एक चुंबक की नली, चुंबक की एक सुई होती है, उस बॉक्स के अंदर एक सुई होती है जिसका एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ होता है। अगर इस बॉक्स को हम इसके पास ले जाएंगे तो चुंबक और चुंबक के पास आएगा तो डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्ट होगा तो हमें कंडीशन भी कंफर्म हो जाएगी चुंबक है कि नहीं है। अगर नॉर्थ अटैक होगा तो वो साइड क्या होगा, साउथ होगा। अगर नॉर्थ रिपेल हो गया तो इसका मतलब वो साइड क्या होगी हमारे पास, वो साइड हमारी नॉर्थ। जैसा कि आप में ऑस्टन के प्रयोग में पूरा लिख भी सकते हैं, हमें प्रयोग में यही लिखना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे कि ऑस्टन ने बताया था कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर में करंट को फ्लो करते हैं, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो उस वायर के अराउंड साइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड को सर्च करने के लिए उन्होंने एक निडल, मैग्नेटिक निडल का यूज किया जिसे हम कंपास और सूचक कहते हैं। जैसे इसको इसके पास लेकर आओगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा।
और डिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब है कि चुंबक हो गया। बट इसकी जिस साइड से डिफ्लेक्ट हुआ है वो नॉर्थ है कि साउथ है, ये कंफर्म करने के लिए अगर हमारा नॉर्थ उस साइड से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप समझ गए कि नॉर्थ उस साइड से रिपेल हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नॉर्थ को हम नॉर्थ के पास लाए तो उस वायर का वो साइड क्या हो जाएगा? नॉर्थ। अगर नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा है तो उस वायर का वो साइड क्या हो जाएगा? साउथ। जैसा कि आपको मैंने यहाँ दिखाया था। अभी गॉटिंग टू आप लिख सकते हैं इसके बारे में। नाउ बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम में क्या है कि आपने भी पढ़ा, मैंने बताया ऑफसेट ने बताया कि करंट कैरिंग वायर जिसमें धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो अमाउंट कितना हो, उस वायर में करंट की वैल्यू, उसकी लेंथ की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके पास कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये कैसे पता करेंगे? इसे पता करने के लिए बायो-सेवर्ट का नियम, बायो और सेवर्ट ये दो नाम हैं जो वैज्ञानिक के हैं। इन्होंने मिलकर एक गणना की। उन्होंने बताया कि जो करंट कैरिंग वायर होता है उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या लिया? उसके लिए उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया जिससे हम लेट कर लेते हैं P एंड Q। देन फिर उन्होंने अपने प्रयोग में इस वायर पर करंट फ्लो किया। जैसे ही करंट फ्लो किया तो उन्होंने देखा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगी। उसे सर्च करने के लिए उन्होंने एक छोटी सी लेंथ ले ली DL, जिससे हम अल्पांश लंबाई बोलते हैं। इससे थीटा एंगल पर एक पॉइंट P ले लिया जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम बोल सकते हैं बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए सूत्र दिया। अब टॉपिक पे उन्होंने क्या किया, माना एक धारावाही चालक तार PQ है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी अल्पांश लंबाई XY DL है। इस अल्पांश लंबाई से थीटा कोण पर R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो उन्होंने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। कैसे बताया? बायो-सेवर्ट ने देखा कि अगर धारा का मान हम कम कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होता है। धारा का मान चालक में हम ज्यादा कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि B और I एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने क्या लिया? B proportional I this equation first and second B लेंथ। अगर हम किसी भी कंडक्टर वायर की लेंथ को बढ़ाते, सपोज दैट इसकी लेंथ हमने इतनी ले ली, इस पे चुंबकीय क्षेत्र का जो एरिया होगा वो इतना होगा। अगर इसकी लेंथ और बढ़ा दोगे तो उसकी एरिया और बढ़ जाएगा। अगर उसकी लेंथ हम और बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा। तो अब टॉपिक पे आते हैं। करना क्या है कि जैसे जैसे आपको लेंथ बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो आपको करना क्या है कि आपको पता होना चाहिए जब किसी की वैल्यू बढ़ाने से किसी की वैल्यू बढ़ती है तो उनके बीच में रिलेशन समानुपाती होता है। तो हमारे पास क्या हो गया? DL इक्वेशन सेकंड। एंड नाउ D हमारी डिस्टेंस जो होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर हम चालक तार से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो दूरी तो बढ़ेगी। इस चालक तार से आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी। तो डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो मींस अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा रिलेशन आ रहा है कि हम दूरी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू घट रही है। तो रिलेशन क्या होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये इक्वेशन क्या होगी हमारी? थर्ड। अब एंगल, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे तो ये उतना ही बिंदु इसके पास आता जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? 4। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कंबाइनिंग द इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। B proportional I DL sin theta upon R square।
अब आते हैं कंडीशन पर, जैसे ही आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाना होगा तो हमें क्या यूज करना होगा, इक्वल। इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है, वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर म्यू नॉट चुंबकशीलता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। नाउ मैं इसको रिपीट करता हूं एक बार। बायो सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे जिसे मैं नोट में दे चुका हूं, आपको सिर्फ रिवीजन टॉपिक पे है। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट ने अपने नियम में ये बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए। कैसे कंफर्म करोगे कि वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका परिमाण क्या होगा, तो मींस उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं T = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर म्यू नॉट 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 टू पावर -7 होता है, इसे चुंबकशीलता कहते हैं। B हमारे विद्युत धारा के समानुपाती होता है, आपको पता होना चाहिए। कोई पूछेगा कि अगर किसी चालक तार में धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, अगर चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। अगर हम चालक से चुंबकीय क्षेत्र की दूरी बढ़ाते हैं तो वहां चुंबकीय क्षेत्र की मान क्या होगा, घटता जाएगा, और चालक और बिंदु के बीच के जो कोण होता है उसका मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। B प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें मिल गया। इस फॉर्मूले से हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की वीडियो ऑनलाइन क्लास में। मैं एसके पाल, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का शिक्षक, जीव विज्ञान विभाग से आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर आनुवांशिकता के सिद्धांत को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर में आनुवांशिकता के सिद्धांत के बारे में। आनुवांशिक लक्षण, सर्वप्रथम आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं उसके बाद बात करेंगे आनुवांशिकता की। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिक लक्षण। स्टूडेंट, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि लोग अपने ही जैसे जीव जंतुओं की उत्पत्ति करते हैं। मानव ही जैसे जंतुओं की उत्पत्ति करता है, अन्य जानवर भी अपने ही जैसे लोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऐसा क्यों होता है कि एक जंतु अपने ही जैसी प्रजाति की उत्पत्ति करता है, ये कुदरत का नियम, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, कि एक जंतु अपने ही जैसे जंतु का ही उत्पत्ति करता है, क्योंकि उस जंतु का जो डीएनए होता है, उस डीएनए को जब वो ट्रांसफर करता है अपने बच्चों में, तो वो डीएनए उसी कैरेक्टर को शो करता है जो उसके पेरेंट्स में पाई जाती हैं। तो बात करते हैं यहाँ आनुवांशिक लक्षण की। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अनुधनवांशिक, अर्थात अनु मीन्स होता है अनुसरण करना और वांशिक मतलब होता है अपने वंश का अनुसरण करना। आनुवांशिकी लक्षण क्या होता है? यानी कि ऐसे लक्षण जो वंशागति से एक हमारे वंश से उनकी संतानों में जाते हैं, ऐसे लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिकता क्या होती है? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हीं लक्षणों को हम उनके लक्षणों का अध्ययन करना आनुवांशिकता कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाने वाले अपने माता पिता से जो लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं, उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और उन्हीं लक्षणों का अध्ययन करना आनुवांशिकता कहलाता है।
बात करते हैं विभिन्नताओं की। विभिन्नताएं क्या होती हैं? जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि किन्हीं दो माँ बाप की जो उत्पन्न होने वाली संतानें होती हैं, एक माँ बाप की संतानें में भी भिन्नताएं नहीं पाई जाती। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि सिंगल पेरेंट से उत्पन्न होने वाली जो जनरेशन होती है, जो बच्चे होते हैं, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो बहन बहन हो, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है, वे एक जैसे नहीं होते। तो विभिन्नताओं को इंग्लिश में हम वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है कि नहीं एक माता पिता की दो संतानें कभी एक जैसी नहीं हो सकती, और इसी को हम विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, अपवंशागत की नॉन हेरिटेबल और वंशागत की हेरिटेबल। अपवंशागत की नॉन इनहेरिटेबल और वंशागत की हेरिटेबल। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, अपवंशागत की और वंशागत की। अपवंशागत की क्या होता है? ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकती। और ऐसी विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं? ऐसी विभिन्नताएं वातावरण की दशाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे वातावरण की कोई ऐसी दशा उत्पन्न हो गई और वो दशा हमारे शरीर में उसने चेंज कर दिया, बट हमारे शरीर में जब उसने चेंज कर दिया तो ये विभिन्नता, जो ये वेरिएशन है, ये हमारी नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाएगा। तो ऐसी विभिन्नताओं को हम अपवंशागत की या नॉन इनहेरिटेबल विभिन्नताएं, नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशंस कहते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये वातावरण के द्वारा उत्पन्न की गई विभिन्नताएं होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक डॉक्टर या एक इंजीनियर है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है और उस अपने बच्चों को वो डॉक्टर या इंजीनियर बना सकता है, ठीक है? तो वो शिक्षा उसको दे सकता है, लेकिन वो जो शिक्षा देगा जिस बच्चे को, तो क्या वो बच्चों की जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वही शिक्षा उसमें ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं होगी। ये वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के कारण वो चेंजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं जाते। इसको हम नॉन हेरिटेबल वेरिएशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी मनुष्य का हाथ कट गया, तो किसी मनुष्य का हाथ कट गया तो क्या उसकी जो जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसमें जो बच्चे उत्पन्न होंगे तो उसका भी हाथ कटा हुआ होगा? नहीं होगा ना। तो क्योंकि वो जो उसका जो हाथ कटा है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण कटा है, और वो हाथ कटना जो है वो ये कोई करेक्टर नहीं है, ये कोई लक्षण नहीं है जो उसकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको हम नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशंस कहते हैं। लेकिन कुछ विभिन्नताएं ऐसी होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, और ऐसी विभिन्नताओं को हम वंशागत की अर्थात हेरिटेबल विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे आंखों का कलर हो गया, ठीक है, और बालों का कलर हो गया, इंसान मनुष्यों में गंजापन हो गया। ये विभिन्नताएं जो होती हैं ये हेरिटेबल होती हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि अनुवांशिकता की खोज। अनुवांशिकता की खोज ग्रीगर जॉन मेंडल ने की थी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? ग्रीगर जॉन मेंडल ने की थी। और ग्रीगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकता का पिता भी कहा जा सकता है, या अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रीगर जॉन मेंडल को। इनके बारे में बात करते हैं। इनका थोड़ा सा लाइफ हिस्ट्री काफ़ी पूछी जाती है क्लास 10th में, तो इसके ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ग्रीगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था। ग्रीगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में हैहिंडेनडॉर्फ नामक एक शहर के सुलेसियन विलेज में हुआ था। और इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये ऑस्ट्रिया में एक पादरी के रूप में इन्होंने एक नौकरी कर ली थी। और उस पादरी के रूप में इन्होंने जब नौकरी की तो इनको जो चर्च दिया गया, उस चर्च में काफ़ी बड़ा चर्च था, और उस चर्च के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, यानी कि वहाँ पर काफ़ी अधिक मिट्टी वगैरह थी। तो उसी बगीचे में ही ग्रीगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। ग्रीगर जॉन मेंडल ने
जब अपने प्रयोग किए और 1866 में इन्होंने अपने प्रयोग की कॉपी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रेषित की। किस नाम से प्रेषित की थी ये भी ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से इन्होंने अपने एक पेपर में प्रस्तुत की थी। किस नाम से? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून एक एक्चुअली में मैगजीन थी, वो मैगजीन आती थी, उसी मैगजीन में इन्होंने अपने ये एक्सपेरिमेंट पब्लिश किए थे। किस नाम से? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। मेंडल के जीवन काल में अर्थात 1822 से लेके 1884 के बीच में इन्होंने अपने प्रयोग किए आनुवंशिकता के, इन्होंने अपने काफ़ी प्रयोग किए, परंतु इनके प्रयोग को नज़रअंदाज कर दिया गया। ग्रीगर जॉन मेंडल के प्रयोगों को नज़रअंदाज किस लिए कर दिया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। अतः ग्रीगर जॉन मेंडल जब अपनी स्टडी कर रहे थे तो उसी टाइम एक अन्य वैज्ञानिक भी अपनी खोज में लगे हुए थे, जिनको हम डार्विन के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता है डार्विन ने 1876 में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी ये भी ध्यान रखिएगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक ओपेरिन ने लिखी थी, और जबकि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक ग्रीगर जॉन मेंडल ने डार्विन ने 1876 में लिखी थी। और इनकी ये बुक जो है जब मार्केट में आई तो इस बुक ने बड़ा तहलका मचा दिया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने बताया कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि डार्विन जो है एक बीगल नामक जहाज के ऊपर अपना सर्वे कर रहे थे, और इस सर्वे के दौरान उन्होंने प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का वर्णन करते हुए लोगों को लुभाने की कोशिश की, और लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा इनकी इस बुक का प्रभाव लोगों के ऊपर काफ़ी अधिक पड़ा। इसलिए ग्रीगर जॉन मेंडल के प्रयोगों को उस समय नज़रअंदाज कर दिया गया। दूसरी बात ये थी, पहला तो पॉइंट ये था कि ग्रीगर जॉन मेंडल को क्यों नज़रअंदाज किया गया। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, डार्विन की पुस्तक की वजह से। दूसरा पॉइंट ये था, ग्रीगर जैसे एक और साइंटिस्ट थे जिन्हें नेगली के नाम से जाना जाता था। नेगली एक अच्छे बॉटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान के बहुत प्रखर प्रवक्ता रहे थे वो। नेगली ने भी अपने एक्सपेरिमेंट आनुवंशिकता की खोज के आधार पर उन्होंने अपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ग्रीगर जॉन मेंडल ने जब नेगली को अपने एक्सपेरिमेंट भेजे तो नेगली ने ग्रीगर जॉन मेंडल को बोला कि मैं एक प्लांट बताता हूँ, उसके ऊपर तुम अपने रिसर्च करो और फिर मेरे को बताओ, अगर तुम्हारे रिजल्ट सही रहे तो मैं तुम्हारी बात को मान लूँगा। और उस प्लांट का नाम था हिरेशियम। हिरेशियम पर जब एक्सपेरिमेंट ग्रीगर जॉन मेंडल ने किए तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को, प्रभाविकता के नियम को, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और किसी भी प्रकार के नियम को वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फेल हो गए उसको एक्सप्लेन करने में। इस वजह से जो ग्रीगर जॉन मेंडल थे ये बड़े ही ज़्यादा जो है इनको काफ़ी धक्का लगा और ये चुपचाप बैठ गए। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से ग्रीगर जॉन मेंडल को उनके काम के प्रति विचार नहीं किया गया। दूसरी बात करते हैं, ग्रीगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो थे वो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की एक मैगजीन आती है उसमें पब्लिश किए थे। उस मैगजीन में इन्होंने किस नाम से पब्लिश किए थे? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से इन्होंने पब्लिश किए थे अपने एक्सपेरिमेंट को। तो ये तो थी हिस्ट्री ग्रीगर जॉन मेंडल की। आगे लेक्चर में बात करेंगे ग्रीगर जॉन मेंडल के तीनों नियम के बारे में और इनके कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ ऐसे टर्म्स जो जेनेटिक्स में आते हैं, आनुवंशिकता में आते हैं और प्रयोग होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। Hello class, today we have learned the topic name is array. फर्स्टली हम लोग ये समझेंगे कि एरे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि एरे क्या होता है।
सभी लोग जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। अगर नहीं जानते तो सुनिए, वेरिएबल एक ऐसा डेटा टाइप होता है जहां पर हम लोग अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमको सिंपली वैल्यू स्टोर करना है सी या C++ प्रोग्रामिंग में, तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? नॉर्मल वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल का। तो वेरिएबल का क्या होता है सिंटैक्स? डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। डेटा टाइप वेरिएबल नेम अगर हम लोग लिख दें तो इससे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर पाते हैं। जैसे हमको डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप है हमारा इंटीजर यानी इंट, और वेरिएबल नेम है हमारा a। तो ये क्या हो गया? इंट a। इंट a, यहाँ पे a हमारा वेरिएबल नेम है और इंट हमारा डेटा टाइप है। ये इंट क्या है? डेटा टाइप, और a क्या है? हमारा वेरिएबल नेम। अगर हमें सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया इंट a इक्वल टू 10। अब क्या हुआ इसमें? अब इस a में 10 असाइन हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और हमें एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करना है जिसका डेटा टाइप एक समान हो, तो ऐसे वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एरे का यूज करते हैं। तो एरे क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। ये एक तरह का ग्रुप होता है जिसमें एक ही प्रकार या समान प्रकार के डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। एरे क्या होता है? एरे एक ऐसा लोकेशन होता है जहां पर हम लोग सिमिलर प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं। इसका एक नाम और होता है। क्या नाम होता है इसका? इसका एक नाम होता है सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल जिसमें एक से ज्यादा स्क्रिप्ट हो तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। कैसा मेमोरी एलोकेशन होता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी डेटा टाइप स्टोर करना चाहें, डेटा टाइप हमारे यहां पे होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। इनमें से और भी होते हैं, वाइड भी होता है। इनमें से अगर हम लोग कोई भी डेटा टाइप, एक ही प्रकार के डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर करना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं? एरे का यूज करते हैं। और एरे क्या करता है? एरे होता है हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, यानी अगर हमें मेमोरी एलोकेट करनी है तो हम पहले से ही एलोकेट कर लेते हैं, बाद में हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो स्टैटिक टाइप का होता है। अगर हम लोग देखें कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, हाउ वी डिक्लेयर एन एरे, कैसे हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सिंटैक्स सबसे पहले जानेंगे एरे का। क्या होता है एरे का सिंटैक्स? एरे का सिंटैक्स क्या होता है? डेटा टाइप, एरे नेम, एरे साइज। हमें इतनी चीजों की यहां पे जरूरत होती है। क्या क्या जरूरत होती है हमें? एरे का डेटा टाइप क्या हो सकता है, एरे का अपना एक नेम होता है और एरे का एक साइज होता है। डेटा टाइप आपको बता ही दिया, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। एरे नेम आपका कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, क्लास हो सकता है, ARR1 हो सकता है। और एरे साइज हम जितना बड़ा एरे लेना चाहें। और कोई भी एरे जो होता है उसकी जो शुरुआत होती है, उसका पहला जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 होता है और इंडेक्स नंबर जो है वो n-1 तक होता है। यानी अगर हम एरे में 10 एलिमेंट्स स्टोर करें तो एरे का जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा वो उसका ARR9 होगा। जैसे हम एरे ले रहे हैं, यहाँ पे डेटा टाइप इसका इंट ले रहे हैं, एरे का नाम है ARR1 और एरे साइज है यहाँ पे 10।
तो यहाँ पे जो ये हमारा लिखा हमने int ARR1 10, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक एरे हमने डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप इंटीजर प्रकार का है, एरे नेम ARR1 है और एरे साइज 10 है। यानी अगर इसको हम ग्राफिकली आपको समझाना चाहें तो सबसे पहले यहां पे जो पहली इंडेक्स पोजीशन होगी, हमने आपको बताया था जो इंडेक्स पोजीशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो ये हो गई 0, फिर ARR1, ARR2, ARR3, ARR4, ARR5, ये 6, 7, 8 और ये ARR9। तो ये जो ARR 0 से शुरू हुई 9 तक, यानी जो हमारी इंडेक्स पोजीशन होती है उसका एड्रेस यूनिक होता है और यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट स्टोर होगा एरे का। अगर इस एरे में मान लीजिए हम नंबर्स स्टोर करा रहे हैं, जो कि एरे हमारा इंटीजर प्रकार का है, तो इसमें हम लोग नंबर्स ऐसे स्टोर करा सकते हैं, ये नंबर स्टोर हो गए। अगर हम लोग एक्सेस करें एरे का ARR1 तो वहां पे क्या वैल्यू स्टोर है 2, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसमें स्टोर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा C और C++ दोनों में हमारा ये एरे यूज किया जाता है। तो एरे समझ में आया कि एरे और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है और एरे हम लोग क्यों यूज करते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर यूनिक क्यों होता है, एरे का सिंटैक्स क्या होता है, ये सब बातें हमने यहाँ पर आपको समझाई। अब यहाँ से इसके आगे जैसे ही चलेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या है, एक है, देखिए 0, 1, 2 सब जगह एक ही स्क्रिप्ट चल रही। तो देखिए ये एरे का क्या हो गया डिक्लेरेशन। अब एरे में कैसे इनिशियलाइज किया जाता है इसको देखेंगे। एरे में इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इनिशियलाइज करने का मतलब होता है एरे की पोजीशन पर एलिमेंट्स को रखना, उसको बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। और एरे जो बेसिकली होते हैं, बेसिकली एरे आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के एरे होते हैं। पहला एरे जो होता है उसको बोलते हैं 1D एरे, इसी को जनरल भाषा में बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। और दूसरा होता है हमारा 2D एरे, इसी का एक नाम और होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो 2 तरह के एरे होते हैं, एक हमारा होता है 1D एरे और दूसरा होता है 2D एरे। हम लोगों को यही 2 एरे के बारे में आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आए 1D एरे। 1D एरे का मतलब होता है ऐसा एरे जिसमें केवल एक स्क्रिप्ट हो, ऐसा एरे जिसमें केवल एक स्क्रिप्ट हो, ऐसा एरे 1D एरे कहलाता है। और 2D एरे में 2 स्क्रिप्ट होती हैं। 2 स्क्रिप्ट होती हैं। यहाँ पर जो एरे होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी टेबल के फॉर्म में होता है। और 2D एरे में क्या होता है, 2D एरे में रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। लेकिन 1D एरे में ऐसा नहीं होता। 1D एरे में केवल एक स्क्रिप्ट होती है और एक ही स्क्रिप्ट होती है, इसीलिए यहाँ पर 1D एरे 2D एरे के जो सिंटैक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्या आगे है, जो 2D एरे है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में डिजाइन हो जाता है। मैथ्स में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं, अभी आप लोग जब नेक्स्ट ईयर 11th में जाएंगे तो वहां पर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, वहां पर रोज भी होती है और कॉलम्स भी होते हैं। यानी 2D एरे को अगर फॉर्म करें तो वो इस फॉर्म में हो जाता है। तो ये जो फॉर्म बन रही है इसमें क्या है, इसमें रोज भी है और कॉलम्स भी हैं। तो यहां पर इनकी जो पोजीशन होगी, 1D एरे में पोजीशन कैसे आ रही थी,
1D एरे में पोजीशन आ रही थी A0, A1, A2, A3, इस तरह से पोजीशन आ रही थी A9 तक। अगर हम लोगों ने एलिमेंट स्टोर किए थे तो इस तरह से वो पोजीशनिंग ले रहे थे और यहीं पर क्या हो रहा था, एलिमेंट स्टोर हो रहे थे। ये हम लोग 1D एरे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एलिमेंट इस तरह से स्टोर हो रहे थे। तो इस तरह से जब एलिमेंट स्टोर हो रहे थे 1D एरे में, तो यहाँ पर केवल एक स्क्रिप्ट थी, तो उस स्क्रिप्ट की सहायता से हो रहे थे। अगर हम लोग बात करें मल्टी डायमेंशनल एरे की, तो मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है, इसका जो चेंज होता है, इसकी पहली स्क्रिप्ट बनती है इन दोनों से। तो पहली क्या बनेगी 0 0, ऐसे दूसरी क्या बनेगी 0 1, तीसरी क्या बनेगी 0 2, फिर ऐसे नेक्स्ट क्या बनेगी 1 0, फिर नेक्स्ट क्या बनेगी, देखिए ऐसे बढ़ती जाएगी 1 0, फिर 1 1 और फिर 1 2, फिर ऐसे बनेगी 2 0 2 1, फिर 2 2। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे जो स्टोर होगी वैल्यू वो इन पोजीशंस पर स्टोर होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है और कैसे वैल्यू स्टोर होती है उन प्लेस पे। तो ये वैल्यू स्टोर कैसे हो रही हैं अब आपको समझ में आ गया होगा 1D एरे और 2D एरे में कैसे वैल्यू स्टोर हो रही है। तो देखिए ये आपका 1D एरे में स्टोर हो रही है, ये 2D एरे में। लेकिन अभी आपने इनका सिंटैक्स नहीं देखा। तो सिंटैक्स 1D एरे को तो आपने देखा ही था। सिंटैक्स 1D एरे का क्या था, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और साइज। इसमें क्या था, अगर हम 2D एरे का सिंटैक्स देखें, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और फिर सेमीकोलन। अगर हम लोग इसी का एग्जाम्पल देखना चाहेंगे एक एक, तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ 1D एरे क्या होगा, एग्जाम्पल 1D एरे का क्या होगा, अभी आपको बताया था इंट ARR 10। इंट क्या है, डेटा टाइप है, ARR एरे नेम है और 10 उसका साइज है। उसके बाद अगर हम देखें 2D एरे का एग्जांपल, इसमें भी इंट ARR 3 3, यानी ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये तो सिमिलर है, डेटा टाइप, एरे नेम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग बेसिकली 1D एरे और 2D एरे को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। अब देखिए इनका यूज क्या है। एरे के बहुत यूज हैं। एरे का प्रोग्रामिंग में इसलिए बहुत यूज है कि यहाँ पर प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कम करने के लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। अगर हम लोग बहुत वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं सिंपल प्रोग्राम्स क्रिएट हो और सिंपल एरे डिक्लेयर हो। तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए यहाँ पर हम लोग सिंपली तरीके से एरे को हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ गए, हम लोगों ने पढ़ा कि 1D एरे क्या होता है, एरे क्या होता है, 1D एरे क्या होता है और 2D एरे क्या होता है। 1D एरे के एग्जांपल्स देखें, 2D एरे के एग्जांपल्स देखें। अगर हम लोग इसका प्रोग्राम बनाना चाहें, सिंपल प्रोग्राम बनाना चाहें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हेडर फाइल लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन बनाने के बाद हम लोग यहां पर वेरिएबल्स लेंगे, एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल जो जरूरत पड़ती जाएगी आगे डिक्लेयर करते जाएंगे।
एक दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लिया वेरिएबल, अब आगे जरूरत पड़ेगी तो इसी के आगे हम लोग उसको लिखते जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रिंटर इंटर 10 नंबर्स। अगर हमें 10 नंबर इंटर कराने हैं तो कैसे इंटर कराएंगे हम लोग, स्कैन है %d, कहाँ इंटर हूं, एरे के आई में, एरे के आई में इंटर हूं, लेकिन कैसे इंटर होंगे, ये इंटर यहाँ पे एक ही नंबर हो पाएगा। अगर हमें इंटर करने 10 नंबर तो हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फॉर का लूप चलाना पड़ेगा। लूपिंग आपको पढ़ा चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर फॉर का लूप चला दें, एक फॉर का लूप चला लें। फॉर का लूप में सबसे पहला स्टेटमेंट होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब स्कैन होकर सब वैल्यू जो है वो एक एक करके एरे में आती जाएगी, और आने के बाद आप अगर आप प्रिंट कराना चाहो तो एक फॉर का लूप और चलाकर इस वैल्यू को आप एरे की प्रिंट करा सकते हो। इस तरह से एरे के एक सिंपल प्रोग्राम का हम लोग क्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर का लूप चलाकर यहाँ पे एरे की सारी वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा एक प्रोग्राम बना सकते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज को एरे की सहायता से प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम लोगों का यही कॉन्सेप्ट 2D एरे में हो तो वहां पर हम लोगों को दो लूप चलाने पड़ेंगे फॉर के, एक आई का लूप चलाना पड़ेगा और एक जे का लूप चलाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर हम लोगों की नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो रोज के लिए वाला लूप चलता है और कॉलम्स के लिए अंदर वाला लूप चलता है। तो जब तक अंदर वाला लूप ट्रू रहेगा तब तक ये चलेगा, उसके बाद जैसे ही 10 हो जाएगा तो यहाँ आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी अगर हमें 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कराने हो तो हम लोग सिंपली आई जे कॉन्सेप्ट लेके 100 तक नंबर हमारे प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे 1, फिर ऐसे आगे, तो इस तरह से प्रिंटिंग होती जाएगी और इस तरह से हम अपने एरे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे करेंगे। थैंक यू क्लास। Good morning, students. In continuation, this is the last chapter of your syllabus for class 10, and topic is our Indian music, stories and anecdotes. The story is written by R. Srinivasan. First of all, you should know a little bit about R. Srinivasan. He is a South Indian story writer who has written in Malayalam the stories, and he belongs to 20th century. 20th century was a century when mostly Anglo-Indian group, this was the group that belongs with the Indian writers who wrote in English. In that particular way, we can say this is the story written by R. Srinivasan, belong South background, but here he has described about the stories and anecdotes related with Indian music. जैसा कि चैप्टर का नेम भी है हमारा भारतीय संगीत, अवर इंडियन म्यूजिक, हमारा भारतीय संगीत, कहानियां और दंत कथाएं। थोड़ा सा आपको इसके मीनिंग में कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्लियर कर दूं। स्टोरी, कहानियां सभी लोग जानते हैं, ये गद्य की एक विधा है, कहानी है। और एनेक्डोट माने दंत कथा, जिसको हम हिंदी में किंवदंती भी कहते हैं। ये वो फॉर्म है प्रोज का, स्टोरी का वो रूप है जिसमें थोड़ी सी पौराणिक पृष्ठभूमि को लिया जाता है, पौराणिक पृष्ठभूमि से, और लेखक की कल्पना को जोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। तो ये डिफरेंस हुआ आपका कहानी और किंवदंती में। द चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। Before going to start a chapter, I want to express something related with the chapter. हिंदी में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, प्रकृति के कण कण में संगीत। जितना भी साउंड है वो ध्वनि पर है और संगीत ध्वनि से ही उत्पन्न होता है। लेकिन संगीतज्ञ के परिप्रेक्ष्य में जब हम ये बात कहते हैं
तो इसका सीधा संबंध उसके हृदय से होता है। संगीत का जन्म संगीतज्ञ के हृदय में, उसकी भावनाओं में जन्म लेता है। और इस बात की पुष्टि एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी के द्वारा लेखक ने हमारे सामने रखी है। वो कहानी तानसेन संगीतज्ञ, संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त तानसेन जी की है। सबने नाम सुना होगा, कोई नया नाम नहीं लग रहा है। तो इस कहानी को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है, लेखक ने ये सिद्ध किया है कि संगीत किसी के आदेश पर नहीं गाया जा सकता। संगीत की उत्पत्ति हृदय और भावनाओं से जुड़ी है, वहां से होती है, इसलिए बलपूर्वक संगीत का जन्म नहीं हो सकता। ठीक है, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। Music has always had the power to stir our emotions deeply. संगीत में हमेशा हमारे भावनाओं को गहराई से झकझोर देने की ताकत होती है, यानी ये सीधे सीधे हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस पर अटैक करता है, प्रभाव डालता है। The best performances given by most of our truly great musicians have been those when they have sung or played spontaneously. सबसे अच्छा प्रदर्शन, बेस्ट परफॉर्मेंस किसका? संगीत का। द बेस्ट परफॉर्मेंस गिवन बाय मोस्ट ऑफ आवर ट्रूली ग्रेट म्यूजिशियन, जो हमारे सत्य रूप से यानी महान रूप से जो संगीतज्ञ हुए हैं, अगर हम उनके बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे अच्छे प्रदर्शन की बात करें, तो वो हमको तभी देखने को मिलता है जब उन्होंने गाया या वाद्य यंत्रों पर बजाया, स्पॉन्टेनियसली माने विलिंगली, स्वेच्छा से, यानी अपनी स्वेच्छा से जब उन्होंने संगीत को गाया या संगीत वाद्य पर उसको प्रस्तुत किया, तभी वो संगीत महान बना, क्योंकि वह अंतर मन के कोने से जन्मा था। Urged by an inner need to pour out their music, जिसमें हमारी आंतरिक इच्छा को, आंतरिक आवश्यकता को पोर माने उड़ेल दिया गया था, हमारे अंतर मन की भावनाओं को संगीत द्वारा उड़ेल दिया गया था। ऐसा संगीत ही सबसे बेहतर संगीत के रूप में सामने आया। Here is a story about one of our greatest musicians. यहाँ हमारे सबसे महान संगीतकारों में से किसी एक की कहानी है, which underlines this point, जो इस बिंदु को बहुत प्रभावित ढंग से व्याख्यात करती है, व्याख्यान देती है। The history of Indian music is brimming with stories and anecdotes. भारतीय संगीत का इतिहास brimming, छलकता हुआ, full of, भरा है, with stories and anecdotes, कहानी और दंत कथाओं से। क्या सीरियल में इसका मीनिंग क्या निकला सिस्टम से? भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और दंत कथाओं से भरा पड़ा है, परिपूर्ण है। Why? The very origin of music and other fine arts in its itself a story. इसकी चर्चा ही क्यों करें? सत्य तो यह है कि संगीत और अन्य ललित कलाओं का जन्म अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक स्टोरी है। The creator Brahma made this universe. ब्रह्मांड के निर्माता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को बनाया। He created variety of wonderfully beautiful and enchanting things. ब्रह्मा ने आश्चर्यजनक, सुंदर और मनमोहक वस्तुओं की भिन्न भिन्न चीजों को बनाया, निर्मित किया, उस सृष्टि का उत्पादन किया। He created the majestic mountain range. उन्होंने जादू भरे पर्वत श्रृंखलाओं को निर्मित किया। थंडरिंग वाटरफॉल्स, गरजते हुए, गर्जना करते हुए जलप्रपातों का निर्माण किया। एंड जायंट फॉरेस्ट ट्रीज, विशालकाय, राक्षसकाय, विशालकाय पेड़ों वाले जंगल बनाए। एज ऑल्सो द नीमल डियर, विनम्र जेंटल स्वभाव वाले हिरन बनाए। कलरफुल पिकॉक, रंग बिरंगे पंखों वाले, मोर पंखों वाले मोर बनाए। एंड एग्जीक्यूटिव फ्लावर्स, और बहुत आकर्षित और सुंदर दिखने वाले फूल बनाए। He filled his creation with beauty, charm and splendor. उन्होंने इस सृष्टि की रचना को सौंदर्य, आकर्षण और वैभव से युक्त कर दिया। But he was sad, लेकिन फिर भी वो दुखी थे।
His consort Saraswati asked him, consort means wife, पत्नी. His consort Saraswati asked him the reason for his sadness. इतनी सुंदर सृष्टि के निर्माण के बावजूद ब्रह्मा का हृदय दुख से पूर्ण था. यह देखकर उनकी पत्नी सरस्वती ने उनके दुख का कारण पूछा. ब्रह्मा said, ब्रह्मा ने कहा, it is true, I have created all this wonder and charm and showered beauty everywhere. ये सत्य है कि मैंने इस आश्चर्य आकर्षणजनक विश्व का निर्माण किया, चारों तरफ सौंदर्य को बिखेर दिया, सौंदर्य की बौछार कर दी, शॉवर. बट व्हाट इज द यूज? लेकिन इस सुंदर सृष्टि का क्या अस्तित्व है? माई चिल्ड्रन द ह्यूमन सोल्स सिंपली पास देम बाय. मेरे इस विश्व की संतानें, मानव केवल इस सृष्टि से गुजरते चले जाते हैं. They do not seem to be sensitive to the beauty around. वो अपने आसपास के सौंदर्य के प्रति कोई भी रिस्पॉन्ड, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करते. तो फिर इस सुंदर सृष्टि के बनाने का क्या आशय है? It seems to have been wasted on them. ऐसा लगता है ये सारी चीजें उनके लिए बेकार है, उसका कोई जादू उन पर नहीं चल रहा. This creation seems to be purposeless. इस तरह से यह सृष्टि तो उद्देश्यहीन प्रतीत होती है, जिसका कोई सार नहीं. सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम. सरस्वती उनकी भावनाओं को समझ गई और बताया. वेल, लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क. आपके इस महान कार्य में मेरी भी भागीदारी होनी चाहिए. यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर. आपने यह सौंदर्य और वैभव बनाया है. आई शैल क्रिएट इन अवर चिल्ड्रन द पावर टू रिस्पॉन्ड. आपने सौंदर्य का सृजन किया है, मैं अपने बच्चों यानी मानव संतानें यानी मनुष्यों में वो शक्ति पैदा करूंगी जो इस सौंदर्य के प्रति अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पॉन्ड, अपना रिएक्शन दिखाए. टू एप्रिशिएट एंड अपलिफ्टेड बाय देम. एप्रिशिएट माने प्रशंसा करना, मूल्यांकन करना. अपलिफ्टेड माने उन्नयन करना, ऊपर प्रगति कराना, उठाना. मैं अपने मानव संतानों में वह शक्ति डालूंगी जिससे वह इस सौंदर्य वाले सृष्टि का मूल्यांकन भी करें, उसकी तारीफ प्रशंसा भी करें. एंड बी अप्लिफ्टेड बाय देम. और उनके द्वारा उस सृष्टि के सौंदर्य को और ज्यादा आगे प्रोग्रेस की जाए. I shall give them music and other arts. मैं इस प्रतिक्रिया के लिए अपने मनुष्य संतानों में संगीत का जन्म दूंगी. and other arts, और अन्य ललित कलाओं को भी पैदा करूंगी. which will draw out from deep within them the capacity to respond to the majestic splendor and executive side, charm and wondrous beauty of all creation. मैं उन मानव संतानों में संगीत और अन्य ललित कलाओं का जन्म दूंगी जो अंतर मन की गहराई से वह ताकत, वो कैपेसिटी, वो क्षमता प्रदान करेंगे जिससे मानव इस सौंदर्यमयी, वैभवमयी और सुंदर आकर्षण के आश्चर्य के प्रति अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें. वह ऑल क्रिएशन, जो भी आपने सृष्टि में सुंदरता दी है, उस सुंदरता और उसके प्रति अपना आश्चर्य और अपना सौंदर्य व्यक्त करें. आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे. एंड एज अ वर्क you have to underline difficult word and write down meaning in your fair copy. If you have any difficulty, you can ask me in your doubt period. And that is all for today. Thanks for attending that class. Good morning, students. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today, we will discuss the IUPAC nomenclature of carboxylic acid. In the previous lecture, I have already discussed about the nomenclature of halo group, alcohol group, ketones, aldehyde, and so on. आज हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसका फॉर्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप का COOH. इसको ऐसे लिखते हैं. अगर आप इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ये है, और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है बेटा, उसको वो होता है ओइक एसिड. ठीक है. आईयूपीएसी नेम के लिए एल्केन होता है, उसके साथ में आपने ओइक
होता है। सो COOH ग्रुप में कार्बन है, दैट इज वाई इसको 1 नंबर हम देंगे और ये आपका सेकेंड नंबर। तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथेन, एल्केन की जगह आपका हो जाएगा एथेन और आपने इसमें जोड़ना है ई स्किप करके ओइक एसिड, तो ये हो जाता है एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंपाउंड देखिए इसका आता है कुछ, इसमें भी नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे है, दैट इज व्हाई वी विल गिव 1 नंबर टू दिस कार्बन एंड 2, 3 and 4। अब देखिए यहाँ पे जो चीजें छूट जाती हैं वो क्या बन जाती है, साइड चेन बन जाती है। जैसे सेकंड नंबर के कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप आपका रह गया है और थर्ड नंबर के कार्बन पे एक हेलो ग्रुप है, ठीक है। तो आप देखिए इसका नाम क्या होगा, और इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें यूज करना है। तो पहले बी आता है तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, ओके। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका मेथिल ग्रुप है तो लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं आपकी पेरेंट चेन में, 4 कार्बन्स हैं। सो 4 कार्बन्स के लिए हम लिखते हैं ब्यूटेन, ठीक। और COOH ग्रुप है, दैट इज दैट वी हैव टू राइट ओइक एसिड। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या नाम है इसका, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट आप देखिए, अगला कंपाउंड ये है, इसमें देखिए नंबरिंग हम कहां से करेंगे, अगेन फंक्शनल ग्रुप आपका जो है वहीं से 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी 4 और 5 दे सकते हैं और यहाँ पर भी देखिए 4 और 5। तो पेरेंट चेन आपको ऐसी लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपके आ सके। तो आप देखिए दोनों साइड से अगर आप नंबरिंग करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और अगर इसको नीचे भी ले आते हैं तो भी 5 ही कार्बन की चेन बन रही है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अपना पेरेंट चेन ले लेंगे 5 कार्बन की और जो छूट जाता है वो बन जाता है आपका साइड चेन। अब इस साइड चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो देखिए इसका नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू राइट हेलो ग्रुप, क्योंकि ये C से स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो देखिए 2 क्लोरो, ठीक है। और 3 नंबर पे कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। इस एल्किल ग्रुप में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो लिख रहे हैं हम 3 एथिल, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपकी चेन में कितने हैं, 5। सो वी विल हैव टू राइट पेंटेन एंड द सफिक्स इज ओइक एसिड, सो ये बन जाता है पेंटेनोइक एसिड, ओके।
फॉर्मिक एसिड होता है। उसी तरीके से एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप, मैंने आपको बताया था जिसका फॉर्मूला होता था CHO। अगर इसके ये देखिए CHO फंक्शन ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ एक H लग गया है, तो इसमें भी देखिए एक ही कार्बन है, तो ये ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम लिखते हैं अल, तो एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मीथेन, ठीक है, और इसके साथ हमें जोड़ देना है अल, तो ये बन जाएगा मेथेनल, और इसका जो कॉमन नेम है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, नेक्स्ट में देखो अगला कंपाउंड ये है, तो देखिए इसकी नंबरिंग भी अगेन हम अपने फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 4 कार्बन की चेन बन जाएगी। हमने क्या करना है, हमने वो पेरेंट चेन ले ली है जहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम इंक्लूड हो जाए। तो अगर आप इधर आ जाते हैं तो 4 की खत्म हो जाएगी, लेकिन नीचे जाएंगे तो ज्यादा मिलेंगे। देखिए 4 5 6, तो आपकी पेरेंट चेन बन गई कौन सी? ये वाली, ठीक है, और ये बन गया आपका साइड चेन, और एक ये हेलो ग्रुप भी आपका साइड चेन बन गया। नाम कैसे होगा? सेकंड नंबर पे एक हेलो है, थर्ड नंबर पे एक एल्किल है, तो देखिए 2 ब्रोमो, ठीक है, और 3 मेथिल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा? 6, तो ये हो जाता है हेक्सेन, और एल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज वाई ये लग जाता है। सो आज की जो क्लास थी उसमें हमने आपको डिस्कस करवाया कार्बोक्सिलिक